हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं हम लोगों को, हमारी पूरी विद्याम टीम को। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये आपका जो सपोर्ट है, ये आपका जो प्यार है, ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू एवरीवन। एंड मैं हूँ आपका अजय सर और ये है आपकी प्यारी सी विद्याम क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है फिजिक्स में, क्लास 10 फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें लाइट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब उसी सीरीज में जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें मैं लेके आया हूं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद का जो फिनोमिना है जिसको हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं, उसमें क्या क्या रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो है उसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे समझे तो क्यों होता है, और उसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या रिफ्रैक्शन हमें रियल लाइफ वर्ल्ड में कहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा आपने लेंसेज के बारे में सुना होगा, आपके सीनियर से भी सुना होगा कि इसमें लेंस होते हैं, इसके भी रे डायग्राम्स होते हैं जैसे मिरर्स के होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम इस सीरीज के इस चैप्टर में हम कवर, इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपसे बात करूंगा, आप सभी ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस बैक कर जाना, मतलब जिस मीडियम में लाइट है उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाती है। अगर क्या होगा, लाइट बाउंस बैक ना और उससे ट्रांसमिट हो जाए, तब क्या होगा? तब कोई चेंजेस होगा लाइट रे में? तब लाइट में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा या ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? बस ये जो फैक्ट है ना, ये जो भी हमने जिसके ऊपर बात की है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट बाउंस बैक ना होती, वो ट्रांसमिट हो जाती है, और अगर ट्रांसमिट हो रही है तो सपोज वो एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है। जैसे अभी मैं हूं, अगर मैं, मेरे सामने कोई भी ग्लास लगा हुआ है, मैं किसी और बंदे को उसके बाहर देखता हूं, तो लाइट क्या कर रही है मेरे लिए? ग्लास से होके जा रही है और ग्लास से होके आ रही है। इसका मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। क्या करती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ को बदल देती है। मतलब लाइट सीधा क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। और इस चेंजिंग मूवमेंट को या बेंडिंग मूवमेंट ऑफ लाइट को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़े। Refraction of light is the change is the in the path of light when it passes obliquely. Obliquely मतलब किसी सर्टेन एंगल पे, वो मतलब किसी सर्टेन एंगल पे जब जाए फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इट्स स्पीड। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड अपन अभी बाद में बात करेंगे। क्या हो रहा है कि द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट गोस वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, और इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास सपोज एक ग्लास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें आप पानी फिल करो और उसमें अपना पेन डिप करो। आप देखोगे आपका पेन हल्का सा आपको टिल्ट दिखेगा। अगर आप एक सर्टेन एंगल पे देखोगे तो आपको पेन आपको टिल्ट दिखेगा, बट यू नो वेरी वेल कि पेन टिल्ट नहीं है, क्योंकि पेन तो आपने डिप किया उसमें। आप बाहर निकालोगे फिर से पेन देखोगे तो पेन सीधा दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो एक मीडियम में, ग्लास और वाटर दो मीडियम से होकर आपकी आईज में आ रही है, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं उसके पाथ में चेंज हो गया। आपने बहुत सी बार देखा होगा स्विमिंग पूल में, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। एक्चुअल में जितना डेप्थ है वो, उसकी गहराई जितनी है, उससे थोड़ा सा आपको वो उठा हुआ दिखता है। ये भी क्या एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस ये दो एग्जाम्पल आपने देखे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सन सेट और सनराइज के टाइम आपको जो पूरा हमारा स्काई है वो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो दिन में आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो अभी हम इसी पार्ट में आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम एक्चुअली हम देखें तो पूरे हमारी लाइफ में और डे टू डे लाइफ में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से फील करते हैं, बहुत अच्छे से हम देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, बस हमें उसको पता नहीं है, एक्चुअली उसका रीजन नहीं पता है। तो मैं जो चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, और इसका हर एक पार्ट जो है हम समझेंगे कि हमारी डेली लाइफ से वो कैसे रिलेट करता है। डेफिनेशन आपने देख ली है, मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा समझने की, तो सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये लाइन एक्चुअली आपका एक मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है। वहां पर हम देखेंगे तो कोई भी एक लाइट रे जब
ऑब्लिक्वली या एक सर्टेन एंगल पे इस मीडियम से किसी अनदर मीडियम, मतलब ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहां पर आएगी तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होगी मीडियम 1 में, वहां पे हमने एक ठीक है एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो हम देखेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है, अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है। ये देखो मैंने बताया, एक्चुअल में उसको जाना कहां चाहिए था, जाना चाहिए था इस पाथ, उसे इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए था, पर चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ गई है तो उसने अपने पाथ को चेंज कर लिया। अब देखो पाथ को जो चेंज किया है वो कैसे किया है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस अभी हम इतना ध्यान रखें कि हाँ लाइट को जाना स्ट्रेट पाथ में चाहिए था, पर जब उसने मीडियम देखा तो उसने अपने पाथ को चेंज किया। अब इसका रीजन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ था, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज होता है, या तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब देखो स्पीड कम या ज्यादा का मतलब ये है कि एयर में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट बात करें तो कितनी होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इंक्रीज होना है डिक्रीज होना का मतलब ये है कि लाइट जब किसी एक मीडियम यानी कि एयर से किसी और मीडियम में गई होगी तो उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, कम, और जब उस मीडियम से बाहर जाती है तो इसकी स्पीड वापस से क्या इंक्रीज होकर सेम कितनी हो जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्शन ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट अपना बेंडिंग मोमेंट शो कर रहा है, उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये मीडियम एयर है और ये मीडियम ग्लास है, अगर वो मीडियम एयर है और ये मीडियम ग्लास है, तो आपको पता है कि एयर में जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, तो ग्लास में जब लाइट रे ट्रेवल करेगी वहां पर उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये कैसे, ये रियल वर्ल्ड से कैसे है, देखो आप समझना, सपोज आप हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हो, अब सडनली क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ आ गई, तो अब आप क्या करोगे, एक तो अपनी कार की स्पीड को कम करोगे, प्लस वहां से थोड़ा सा साइड में लोगे और साइड से अपनी गाड़ी को लेके जाओगे, मतलब आप अपना पाथ चेंज करोगे, और पाथ चेंज करने पे थोड़ा सा आगे जाओगे जहां आपको वापस से भीड़ कम दिखेगी, वापस से आप हाईवे पे आओगे निकल जाओगे। मतलब आप क्या करोगे, आप अभी ये सपोज स्ट्रेट हाईवे है और आप जा रहे हो, यहाँ सपोज कोई थोड़ी सी भीड़ दिखी तो आपने क्या गाड़ी को टर्न किया, ये लिया और वापस इधर आ जाओगे, होगा कि नहीं होगा, तो लाइट भी ऐसे ही करती है। अब ये भीड़ का मतलब क्या है, तो देखो एयर और ग्लास, अगर आप देखोगे तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी डिस्टेंस होता है और उनकी डेंसिटी ग्लास के कंपेरिजन में कम होती है, और ग्लास में देखोगे तो ग्लास और पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जब लाइट इंटर करती है तो बस यही फिनोमेना करती है कि भाई यहाँ पर जैसे वो देखेगी तो जहां पर उसको भीड़ कम दिखेगी वो उस पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी, और इसकी वजह से वो क्या होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंड। अब आपने देखा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है टाइम, अगर स्पीड उसने कम किया है और टाइम उसको बराबर उतना ही लेना जितने टाइम में उसको एक मीडियम से दूसरे या एक जगह से दूसरे का जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम वही फॉलो करना है, तो क्या करें, जैसे आपको ही था, अगर आपको ये भीड़ नहीं मिलती, ये भीड़ नहीं मिलती तो आप सीधे जाते, अब आपको टाइम कवर करना है, अगर आपको टाइम कवर करना है तो आप क्या करोगे, आप तो स्पीड बढ़ा लोगे, पर लाइट की स्पीड तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि वो एक मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, क्या करे, एक मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे ताकि उसका जो है टाइम है वो कवर हो जाए, क्योंकि स्पीड तो फिक्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उस मीडियम में ताकि उसका टाइम कवर हो जाए और जितने टाइम में पहुंचने वाली थी उतने टाइम में वो पहुंचे। समझ में आया, तो ये रिफ्रैक्शन का ये मेन फंडा है कि लाइट क्या करती है, अपनी स्पीड में चेंज करने के साथ साथ पाथ इसलिए बदलती है कि शॉर्टेस्ट पाथ को लेने की कोशिश कर रही है ताकि उसको उसी पर्टिकुलर टाइम में जहां पे उसको जाना है वो पहुंचे, मतलब टाइम में कोई चेंजेस ना हो।
स्पीड में चेंजेस हो जाए तो डिस्टेंस में भी चेंजेस हो जाए, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। टाइम में चेंज, टाइम वो सेम है। यहां तक समझ में आया आपको? ये एग्जांपल याद रखना, या इसको ऐसे भी आ सकता है, जैसे गाड़ी आती है आपकी, आप बस में बैठे हुए हैं, हाईवे पे चल रही है, जैसे ही आपका बस स्टैंड आया तो बस ने कहा, बस स्टैंड की तरफ लिया, सवारी बिठाई, वापस चल दी। इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, पाथ भी चेंज करना पड़ेगा, स्पीड भी चेंज करनी पड़ेगी, और जब वापस से वो अपने हाईवे पे आएगी तो सेम स्पीड इंक्रीज कर लेगी। ठीक है, पर लाइट में क्या है, लाइट में वो जो डिस्टेंस है उसको वो मिनिमम करने के चक्कर में अपने पाथ से भटक जाती है, और यहाँ पर जो पाथ में चेंज होना है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मीडियम मीडियम मीडियम, तो मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, तो अगर हम मीडियम की बात करें तो ये जो मीडियम है ऑप्टिकल मीडियम होता है। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब ये है कि जहां पर डेंसिटी की हम बात करते हैं, जहां पे हम पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, जहां पे लाइट ट्रेवल करने वाली, तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम इज अ मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, जहां से लाइट ट्रेवल करती है। मीडियम मतलब वो जिस में से भी लाइट ट्रेवल कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए, वो मीडियम है। और वो मीडियम अगर हम लाइट के केस में बात करें तो क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोल रहे हैं उसको। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, और ये किस पे डिपेंड करता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से जा रही है। ठीक है, दूसरा है ऑप्टिकल मीडियम को अगर हम क्लासिफाई करें तो तीन टाइप के ऑप्टिकल मीडियम होते हैं हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट तो आपको पता है, अगर एक ग्लास से आसपास आप देखोगे और ग्लास बिल्कुल प्लेन है तो पूरी लाइट ट्रांसमिट होगी, फुल लाइट ट्रांसमिट होगी, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा। अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की, तो इट मे बी के कुछ लाइट ट्रांसमिट हो और कुछ लाइट ट्रांसमिट ना हो, तो क्या होगा, वो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होगा। और बात करें ओपेक मीडियम की, तो भाई ओपेक मीडियम ऐसा मीडियम जहां से लाइट ट्रांसमिट भी ना कर पाए। अब एग्जांपल तो आपको पता है, वॉल, आप वॉल के आर पार नहीं दे सकते, तो कौन सा मीडियम है, ओपेक मीडियम। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ मीडियम दैट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट, ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली थ्रू इट। कौन कौन सा मीडियम भैया, एयर, प्योर वाटर और क्लियर ग्लास। ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है ना, अगर स्विमिंग पूल में आप देखो तो आपको तो दिखेगा नहीं, प्योर वाटर नहीं है ना, क्लोरीन वोरीन बहुत सारी चीजें मिली रहती है। दूसरे की बात करते हुए ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या है, डेफिनेशन बेटा लिखते जाना, अ मीडियम दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू इट, ऑब्जेक्ट सीन थ्रू इट अपीयर ब्लर्ड। अब क्या होता है, जैसे कि आपका बटर पेपर हो गया, यहां से लाइट क्या पास तो हो रही है पर आपको क्लियरली विजन नहीं हो पा रहा है, तो वो कौन सा मीडियम कहलाएगा, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहलाएगा। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना बेटा, डेफिनेशन नोट कर देना। फॉरेस्ट ग्लास, बटर पेपर, थिन प्लास्टिक शीट, ये सब उसी के एग्जांपल है। ओपेक मीडियम मैंने भी आपको एग्जांपल दे दिया था, जहां पे कोई भी लाइट ट्रांसमिट ना हो, कोई भी लाइट ट्रांसमिट ना हो, जैसे कि आपका ब्रिक वॉल हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, ये क्या है, सारे ओपेक मीडियम है, जहां से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती। तो मीडियम आपको समझ में आया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कैसे वो बेंड हो रही है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है, कौन सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और रेयर और डेंसर क्या है, जरा आप इसको एक बार पढ़ो, एक बार जल्दी से। क्या लिखा है, a medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, and a medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium. अभी मैंने आपको बताया, जहां पर भीड़ कम होगी वहां स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब है वो मीडियम जिसमें पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा। और जहां पर देखो ये लिखा है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, मतलब जहां पर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा, मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है, जिसकी डेंसिटी, अच्छा ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भैया इसकी जो डेंसिटी है वो कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो बेटा ये हमेशा रिलेटिव पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं एयर और वाटर की, तो एयर की जो डेंसिटी है वो हमेशा डेंसर मीडियम कहलाएगा, और जो वाटर है वो हमेशा एयर आपकी हमेशा रेयर मीडियम कहलाएगा और वाटर आपका हमेशा डेंसर मीडियम कहलाएगा। बट अगर मैं बात करूं ग्लास और वाटर की, इसकी ग्लास और वाटर की, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इनका, इनमें से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन सा ऑप्टिकल रेयर है, कौन सा ऑप्टिकल डेंसर है, ये डिपेंड करेगा उन दोनों के रिलेटिव डेंसिटी पे।
ठीक है, उनके रिलेटिव नेचर पे, रिलेटिव डेंसिटी पे, कि भाई जो ज्यादा डेंस होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा और उसके कंपेरिजन में रेयर मीडियम होगा। तो हम किसी भी मीडियम को ये नहीं कह सकते कि ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली डेंसर है, जब तक हम कंपेयर ना करें कि हम उसको कंपेयर किससे करें। हाँ, अगर हम हर मीडियम को एयर से कंपेयर करें, तो एस कंपेयर करें एयर से, तो एयर हमेशा रेयर मीडियम होगा और बाकी के सारे मीडियम हमेशा डेंसर मीडियम। लेकिन अगर दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं एयर को छोड़ के सॉरी, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उनकी डेंसिटी क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वापस एक बार फिर आते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि आपका जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब लाइट हाई स्पीड से लो स्पीड में जाती है, मतलब वो कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो अपने पाथ में चेंज करेगी, करेगी ना। इसका जस्ट रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि जहां लाइट की स्पीड कम हो और अब वो ऐसी जगह जा रही है जहां की ऐसे मीडियम में जा रही है जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हो, तो वहां पर भी वो अपना पाथ चेंज करेगी। तो क्या हो जब लाइट रेयर से डेंसर जाए और क्या हो जब लाइट डेंसर से रेयर आए। आप मेरी बात समझ पा रहे, क्या हो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तब क्या होगा, किस तरीके से पाथ चेंज करेगी, या जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तब वो किस तरीके से पाथ चेंज करेगी। तो जरा इसको देखिएगा आप लोग, फर्स्ट में बता रहा हूं, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब क्या है, अगर सपोज मैं एक ग्लास लिया, यहां पर ये आपका लाइट है, ये आया है एंगल आई से, और ये मीडियम क्या है, मान लो एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। समझ में आ गया होगा, रेयर टू डेंसर है। तो लाइट कहां जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहां जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड टुवर्ड्स। ये सारी चीजें भी मैं ग्लास लेब बना के बताऊंगा कि इसमें इंसिडेंट रे कहती है, नॉर्मल वगैरह सब, हालांकि हम रिफ्लेक्शन सब पढ़ चुके हैं। तो देखो, अब जहां पर ये टकराई वहां पर मैंने एक और नॉर्मल बना दिया। क्या बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया। अब इस केस में आप देखना, ग्लास से वापस एयर कहां जा रही है, एयर में जा रही है। तो अब डेंसर से रेयर जा रही है। अब डेंसर से रेयर क्या होगा, डेंसर से रेयर क्या होगा, तो भैया जब इसने एयर से ग्लास के टाइम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है, तो जब वो वापस आएगी तो वो वापस अपने मेन पाथ में फॉलो कर लेगी। मतलब वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। When a light ray goes denser to rare medium, when a light ray goes denser to rare medium, it bend away from the normal. नॉर्मल से चलिए, इसका मतलब है कि लाइट एयर से डेंसर है तो उसने क्या किया, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब लाइट की स्पीड कम थी तो उसने एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने की कोशिश करी, जब लाइट की स्पीड बढ़ गई तो उसने अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो किया। अब देखो, इसको डेफिनेशन और लिख लेना बेटा, एक तो ये लिख ही लेना, दूसरा क्या, एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ। When a light ray goes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. तो इसको जरा सा डिटेल में समझ लेते हैं, इसको एक ग्लास स्लेब बना के समझ लेते हैं इसको। क्या है बेटा, समझना इसको अच्छे से। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, और एक सर्टेन एंगल पे हमने एक लाइट को इंटर करा है। क्या कहेंगे इसको, इंसिडेंट है। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इंसिडेंट है। और आई तो आपको पता है, पहले इसको लिख दो, तो भैया नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं होता एक बार, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट। अब जैसे ही देखेंगे हम, तो यहाँ पे मीडियम भी डिफाइन कर लेंगे, भैया एयर मीडियम है और ये ग्लास है, और एयर को क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, एस है ना, ग्लास को क्या बोलेंगे, डेंसर, एस कंपेयर टू एयर। एयर के कंपेरिजन में ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। अगर हम हनी और ग्लास को कंपेयर करें तो ग्लास हमारा रेयर मीडियम होगा और हनी हमारा डेंसर मीडियम। तो ऐसा फिक्स नहीं कि ग्लास हमेशा डेंसर होगा, ध्यान रखना, ग्लास को जिससे कंपेयर किया जाएगा उससे आपसे हम बताएंगे कि वो रेयर है कि डेंसर है। चलिए,
अब क्या होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है, तो हमने अभी रूल पढ़ा है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्या होगी? हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड। ये बेंड होगी, मतलब लाइट को कहां जाना चाहिए था? लाइट को इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए। ये लाइट को इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए, पर लाइट ने क्या किया, जब वो मीडियम चेंज हुआ तो अपने पाथ को उसने चेंज कर दिया। अब चेंज करके मान लो तो जिस पाथ से ट्रेवल करते हुए इस ग्लास स्लेब में जहां पर उसने एंट्री की है, वहां पे हमने एक नॉर्मल को बना दिया। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरा जो एंगल बनेगा, ये बनेगा आर, और इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये आर होगा तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा। अब ये क्यों होगा? ये आपको पता है अल्टरनेट एंगल बनेगा, बाद में बताऊंगा इसको। अल्टरनेट एंगल की वजह से अगर ये आर है तो ये भी आर बनेगा। और यहां पर अब देखोगे, अब लाइट यहां पर आपकी ग्लास से वापस कहां जा रही है? एयर में जा रही है। मतलब अब वो कहां जा रही है? डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। और हमने अभी रूल में क्या पढ़ा? जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर आपका जो लाइट रे होगा, यहाँ पे आपका जो लाइट रे होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा, ये एक नया एंगल है, इसका नाम होगा एंगल ऑफ इमर्जन। क्योंकि इमर्ज हो गई ना, ये बाहर आ गई थी, जिस मीडियम में अंदर गई थी और उसी मीडियम से वो बाहर आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जन। अब आप देखोगे कि आपके जो ओरिजिनल पाथ था लाइट का, जो ओरिजिनल पाथ था, और अब जो पाथ है, डायरेक्शन दोनों की नहीं बदली है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, लेकिन पाथ बदल गए। मतलब अगर आप हाईवे पे चल रहे थे, तो अगर आप लेन 1 में चल रहे थे, तो अब आपका लेन 1 की जगह लेन 3 हो गया, 1 की जगह 3 हो गया, पर आप जाओ उसी पाथ में रहे। तो यहाँ पर पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। और इन दोनों के जो पाथ में डिफरेंस आ गया है, ये जो डिफरेंस आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। भैया इसका पाथ डिस्प्लेस हो गया ना, एक्चुअल में जाना उसको लेन 1 से चाहिए था, पर वो लेन 3 से जा रही है, तो डिस्प्लेस हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जरा इस डायग्राम को वापस से आप देखो और इसको जरा ड्रॉ कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये डायग्राम। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब से किस प्रकार प्रॉपर रिफ्रैक्शन को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये रिफ्रैक्शन का एंगल है। ठीक है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है जहां से उसको जाना चाहिए था। यहाँ पर लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, पहले कहां पर बेंड हुई थी? वो उसको जाना सीधे चाहिए था, पर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। फिर यहाँ पे क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक्चुअल में देखें तो दोनों का जो पाथ है, जो डायरेक्शन, पाथ चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, उसने अपनी लेन चेंज कर ली है। और जो इतना डिस्टेंस आया उसके लेन में या उसके पाथ में, उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्पर्शन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट बेटा? तो ये जो रिफ्रैक्शन का ये जो छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम रिफ्रैक्शन को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और रिफ्रैक्शन में क्या क्या फिनोमिना हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या कोई और इसके रूल्स है? रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स है? तो देखो, जैसे रिफ्लेक्शन के रूल थे वैसे रूल है। एक फर्स्ट रूल अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट रूल वही होगा जो रिफ्लेक्शन के लिए हमने सेकंड रूल की बात की। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। फिर से बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। वही डॉक्टर स्ट्रेंज वाली कहानी कि भैया लाइट जिस प्लेन में जाएगी उसी प्लेन से वो रिफ्रैक्ट होगी, है ना? मतलब अगर ग्लास स्लेब में वो हुआ तो ये जो है ये सभी चीजें एक ही प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ग्लास में यहां तो इंटर हुई पर निकली कहीं और बाहर से, ऐसा नहीं होगा। तो रूल बनाना पड़ा ये, और रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अगर हम उसकी बात करें, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो सी है हमारा सेकंड लॉ।
जिसमें हम देखते हैं कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है उसका अगर हम साइन फंक्शन ले और जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल है उसका साइन फंक्शन ले और दोनों का जब हम रेशियो निकालें तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है उस गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब जो भी पेयर ऑफ मीडिया दिया है उसके लिए हमेशा कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट को एक साइन है म्यू, क्या साइन है, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। इस म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, इस कांस्टेंट को म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पे बुक में इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया है ना। तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट में लाने वाला हूं उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।